हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री एंड द प्रैक्टिकल टॉपिक इज ELISA which is stand for enzyme linked immunosorbent assay। आपके आज के टॉपिक के कंटेंट क्या क्या रहेंगे? आपकी डेफिनेशन ELISA होता क्या है, आपके बेसिक्स टर्म्स जो ELISA में यूज होते हैं, प्रिंसिपल क्या है ELISA का, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ELISA क्या होते हैं, कब हम क्वांटिटेटिव ELISA लगाते हैं, कब हम क्वालिटेटिव ELISA का यूज करते हैं, स्पेसिमेन सैंपल, आप किस किस टाइप्स के सैंपल यूज कर सकते हो ELISA के लिए। फिर आपके आते हैं एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं इसमें, रिएजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं ELISA में। कुछ ग्राफिक्स दिखाई हुई हैं इसमें ताकि आप अच्छे से वर्किंग समझ सको कि ELISA वर्क कैसे करता है। प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेने चाहिए, एप्लीकेशन क्या है ELISA की मॉडर्न वर्ल्ड में, रिसर्च वर्ल्ड में या फिर मेडिकल लाइन में। टाइप्स ऑफ ELISA, कौन कौन से टाइप के ELISA होते हैं, अपरेटस आपके कौन से यूज होते हैं ELISA में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाँ जी, पहले आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है, द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे is a common laboratory technique which is used to measure the concentration of an analyte, usually antibody or antigens in a solution। तो ELISA क्या है, एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है, हमारे सैंपल में एंटीबॉडी और एंटीजन की प्रेजेंस है या नहीं है, बेसिकली इन्फेक्शंस के टाइम पे। हाँ जी, फिर आते हैं बेसिक टर्म्स में। हमारे यहाँ से बेसिक टर्म शुरू होती हैं, कौन कौन सी इसमें यूज करी जाती है। सबसे पहले आपका सॉलिड फेज। सॉलिड फेज आपका क्या होगा, यूजुअली अ माइक्रो टाइटर प्लेट वेल हैविंग 8x12 वेल फॉर्मेट, जो आपके सामने पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसमें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 8x12 वेल्स होती हैं जिसमें आप सैंपल लगाते हो। तो आप देख सकते हो एक टाइम पे आप कम से कम 96 सैंपल इसमें लगा सकते हो। सेकंड आपका है एड्सॉर्प्शन। जैसे कि हम सबको पता है एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। तो इसी तरह से ELISA में द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी डाइल्यूटेड इन बफर सो इट अटैच टू द सॉलिड फेज ऑन इंक्यूबेशन। तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, जो माइक्रोटाइटर वेल में हम अपना सैंपल इंजेक्ट करेंगे उसमें उसके सरफेस पे रिएक्शन होगी। वॉशिंग, वॉशिंग सबसे मस्ट है इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। द सिंपल फ्लडिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ वेल्स with a buffered solution to separate bound from unbound reagent in ELISA। मतलब क्या हुआ, जो ELISA में बाउंडेड रिएजेंट है, एंटीबॉडी हो गए, एंटीजेंस हो गए, आपके जो एंजाइम्स होंगे, उन बाउंडेड रिएजेंट्स को छोड़ के जो अनबाउंड है, जो सैंपल में ही तैर रहे हैं, उनको रिमूव करने के लिए वॉशिंग कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका आता है बेसिक टर्म में एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन जैसे कि सबको पता है कि देयर आर द फॉरेन पार्टिकल्स एनी मॉलिक्यूल दैट एलिसाइट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। फॉरेन पार्टिकल की एंट्री में हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म जागरूक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट होता है। उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज। सेकंड आपका आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, एक तरह के ये प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किसके रिस्पॉन्स में, एंटीजेनिक स्टिमुली के रिस्पॉन्स में। एंजाइम कंजुगेट, एंजाइम कंजुगेट क्या होता है, एन एंजाइम दैट इज अटैच्ड इरिवर्सिबली टू एन एंटीबॉडी, जो इरिवर्सिबली एंटीबॉडी से अटैच होता है, डायरेक्टली एंटीजन से अटैच नहीं होता। पहले एंटीजन से एंटीबॉडी अटैच होगा, फिर एंटीबॉडी से क्या अटैच होगा, एंजाइम। और हम इसमें एंजाइम क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम। फिर आपकी टर्म्स आती हैं क्रोमोजन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, क्रोमो मीन्स कलर,
तो अ केमिकल अल्टर्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंजाइम इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट। तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके जो रिएक्शन बनाई है, वहां पे जो कलर प्रोडक्शन हुआ है, उसको क्या बोला है हमने? एक तरह से रिस्पॉन्स माना है हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए। तो कलर रिएक्शन यूज्ड एज अ सिग्नल। और हम यहाँ पे जो क्रोमोजन यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? टीएमबी। टीएमबी स्टैंड्स फॉर ट्राई मिथाइल बेंजीडाइन। फिर आपका आता है स्टॉपिंग सॉल्यूशन। स्टॉपिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन अ सबस्ट्रेट। एंजाइम सेकेंडरी या प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच हो चुका है, रिएक्शन हो गई है, उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए आपका कलर भी शो हो गया है, उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉपिंग प्रोसेस। तो जब आपका कलर प्रोड्यूस हो गया, वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉपिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आपको थोड़ा वेट करना है और कलर प्रोडक्शन का या सिग्नल मिलने का वेट करना है। फिर आपका आता है रीडिंग। आपके पास कलर प्रोड्यूस हो गया, आपके रिजल्ट्स आ गए, आप उसको इंटरप्रिटेट कैसे करोगे? रिजल्ट्स कैसे देखोगे आप? रिजल्ट्स होता है इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि आपका कलर डेवलपमेंट हुआ है जो एलाइजा सैंपल में, उसको रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी इंटेंसिटी सेट करी गई है, उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो आपका रिजल्ट दिखाता है। हाँ जी, अब आते हैं आपके एलाइजा के प्रिंसिपल पे। क्या होता है एलाइजा का प्रिंसिपल? तो एलाइजा यूज एन एंजाइम टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एलाइजा एक तरह से एक प्रोसेस है जिसमें हम एंजाइम का यूज करते हैं क्या डिटेक्ट करने के लिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। ओके। द एंजाइम कन्वर्ट्स अ कलरलेस सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या करता है? एक कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज करता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। जो किस चीज का इंडिकेशन होता है? एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग का। एन एलाइजा कैन बी यूज टू डिटेक्ट आइदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी विच इज डिपेंड अपॉन द हाउ टेस्ट इज डिजाइन, कि हम किस टाइप का टेस्ट लगाने जा रहे हैं आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब एलाइजा may be run as either qualitative and quantitative. ELISA may be run as either qualitative and quantitative. तो आइए देखते हैं व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसे नाम से समझ में आ रहा है, क्वालिटी, गुड और बैड। ओके। क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोवाइड आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव रिजल्ट फॉर द सैंपल, कि आपका सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है, तो उस चीज के लिए हम क्या लगाते हैं? क्वालिटेटिव एलाइजा लगाते हैं। द कट ऑफ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बी डिटरमाइंड बाय द एंड यूजर्स। तो एंड यूजर्स कौन से होंगे? जो हम एंड में सबस्ट्रेट यूज करते हैं, एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटी। इन क्वांटिटेटिव एलाइजा however the amount of colored product observed will be directly proportional to the amount of enzyme linked antibody that has bound to the primary antibody, in turn bound to the antigen। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने जो एंजाइम का सॉल्यूशन डाला है सैंपल के अंदर, जितने जैसा कलर का प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? एंजाइम के कंसंट्रेशन के। इट मीन्स अगर आपका कलर लेस है, कलर अगर आपका लाइट आ रहा है, तो इसका मतलब आपके सैंपल में अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। और साथ ही में जो दूसरा सैंपल लगा हुआ उसका कलर डार्क है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो एंजाइम लिंक्ड हुआ है एंटीबॉडी के साथ वो अच्छी कंसंट्रेशन में हुआ है। तो द concentration of antigen antibody with a sample can be determined from standard used which have known amount of antigen or antibody. A standard curve is produced
from serial dilutions of standard and absorbance value they produced। तो एक स्टैंडर्ड कर्व प्रोड्यूस करी जाती है आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की हेल्प से, ताकि आपका जो रिजल्ट आया है, आपकी जो टेस्ट की कर्व आई है, आप उससे कोरिलेट करके अपना रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर सको। Using the graph of the concentration of antibody antigen can be determined when taking into account their absorbency value। हाँ जी, अब आते हैं आपके स्पेसिमेन सैंपल फॉर एलाइजा। कौन कौन से सैंपल आप यूज कर सकते हो? यू कैन यूज सीरम फ्रॉम द ब्लड, you can use cerebrospinal fluid or CSF, you can use sputum, urine, semen, supernatant of culture or stool। These are the some samples you can use for ELISA। हाँ जी, ELISA is a plate-based assay technique which is used for detecting and quantifying substance such as peptides, proteins, antibodies, and hormones। An enzyme conjugated with an antibody react with colorless substrate to generate a colored product। इसमें क्या होता है, ये एक प्लेट बेस्ड ऐसे है, आप इसमें एंटीबॉडी की, एंटीजेंस की, हॉर्मोन्स की, पेप्टाइड्स की डिटेक्शन के लिए टेस्ट लगाते हो, और एंजाइम की एडिशन के बाद इसमें एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, और उस कलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, वो होते हैं क्रोमोजन्स। तो यहाँ पे काफी नंबर ऑफ एंजाइम्स यूज करे जाते हैं। Specific substrates such as orthophenyldiamine dihydrochloride, ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट किसके लिए यूज किया जाता है? पेरोक्सीडेज एंजाइम के लिए। और आपका पैरा नाइट्रोफिनाइल फोस्फेट कौन से एंजाइम के लिए यूज करा जाता है? एल्कलाइन फोस्फेटेज के लिए। आर यूज्ड विच आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स टू गिव कलर एंड प्रोडक्ट। तो आपका जो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? कलर्ड कंपाउंड। तो ये आपके 3 टाइप के एंजाइम यूज होते हैं एलाइजा में, इंक्लूडिंग galactosidase, alkaline phosphatase and Horseradis peroxidase। अब एलाइजा में क्या होता है, आप सीरम इज इंक्यूबेटेड इन अ वेल एंड ईच वेल कंटेन डिफरेंट सीरम। आपके अगर एक प्लेट में 96 वेल है, हर एक वेल में 96 सैंपल होंगे, मतलब अलग अलग पर्सन के सैंपल होंगे, और उनमें जो कॉमन होंगी वो कौन सी चीज होंगी? एक पॉजिटिव कंट्रोल आपका और एक आपका नेगेटिव कंट्रोल। सभी के सभी सैंपल में ये कॉमन होगा। एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंट इन अ सीरम आर कैप्चर्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन। जो आपके सीरम के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी, इधर दोनों में से अगर कोई चीज प्रेजेंट है, तो वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, जो कि आपका एलाइजा माइक्रोटाइटर वेल पे कोट किया हुआ है। कुछ टाइम के बाद जब आप वॉशिंग करते हो, तो जो अनवांटेड या अनबाउंड एंटीबॉडी एंटीजन है, वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। अनबाउंड बाउंडेड एंटीबॉडी एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हो? आप पेरोक्सीडेज या अल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम का यूज करते हो, जो कि आपकी सेकेंडरी या प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड द अनबाउंड secondary antibody are washed off। When a suitable substrate is added, the enzyme reacts it to produce a color। The color is measurable as a function on quantity of antigen or antibody present in the given sample। तो जो जिस टाइप का आपका कलर आया है, वो हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन के लिए। इंटेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी जो आप मेजर करते हो एलाइजा के सैंपल की, वो 450 नैनोमीटर पे मेजर करी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ द कलर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। जब आप एलाइजा रीडर पे अपना सैंपल रखते हो क्यूवेट में, तो इंटेंसिटी इसकी 450 नैनोमीटर पे सेट करी जाती है।
तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके टेस्ट सैंपल की इंटेंसिटी आती है उसको आप मेजर कर सकते हो कि हमारे सैंपल में अगर इसकी इंटेंसिटी इतनी आई है तो इसमें इतने अमाउंट में हमारे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब आपका आता है रिएजेंट, आप क्या क्या यूज करते हो एलाइजा में। आपके रिएजेंट हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल कोटिंग बफर, जो कि आपका होता है 0.01 मोलर फॉस्फेट बफर और 0.15 मोलर NaCl। डाइल्यूटिंग और वॉशिंग बफर आपका कौन सा होगा, फॉस्फेट बफर NaCl अलोंग विद ट्विन 20। ब्लोकिंग बफर आपका होगा BSA बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। एंजाइम्स आपका कौन सा होगा, मेनली हॉरस रेडिस पेरोक्सिडेज। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट आपका होगा TMB। स्टॉप सॉल्यूशन आपका होगा H2SO4। हाँ जी, अब आते हैं ब्लॉकिंग बफर्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं हम, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एलाइजा में। ब्लॉकिंग बफर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ब्लॉकिंग और ब्लॉकेज ऑफ समथिंग। तो ब्लॉकिंग बफर आर यूज टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग विद इन द एसे। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग मतलब जो एंटीजन या एंटीबॉडी स्पेसिफिक नहीं है किसी पर्टिकुलर एंटीजन या एंटीबॉडी के लिए, उनकी बाइंडिंग को ब्लॉक करते हैं। प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स में बाइंड टू अनऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड स्पेस कौन सा होगा, जो जहां पर अगर मान लीजिए आपने कोटिंग की हुई है एंटीबॉडी की वेल के अंदर, जहां जहां पे एंटीबॉडी अटैच है उनके उनसे दूसरा जो प्लेस होगा जहां पे कुछ भी अटैच नहीं है उस प्लेस को ब्लॉक करने के लिए, ताकि आपका सेंसिटिविटी इसकी हाई रहे टेस्ट की, which can be determined to the specificity and sensitivity of assay results as a less of antigen of interest will be able to bind। तो जो आपका एंटीजन है, एंटीजन और एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ वही बाइंड कर सके और एक पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट पे, अनऑक्यूपाइड साइट को ब्लॉक करने के लिए हम ब्लॉकिंग बफर्स का यूज करते हैं। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग कैन बी डिमिनिश्ड थ्रू द यूज ऑफ ब्लॉकिंग बफर। The two major classes of blocking reagents are proteins and detergents। तो जो ट्विन 20 है वो आपका मेनली यूज होता है ब्लॉकिंग एजेंट। ये एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है जिसकी एबिलिटी है किस चीज को ब्लॉक करने की, एरिया ऑन द सरफेस दैट मे बी एक्सपोज्ड। जो एक्सपोज किया जा रहा है आपका एरिया सरफेस पे, उस एरिया को ब्लॉक करने के लिए। The benefit of these are they are inexpensive, extremely stable and can be used washing solution। तो ट्विन 20 का स्पेशली आप किस चीज के लिए यूज करते हो एलाइजा में, वॉशिंग के लिए। BSA, BSA आपका क्या है, BSA इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ब्लॉकर। जैसे कि ट्विन 20 आपका इन द फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट था, वैसे ही BSA आपका प्रोटीन ब्लॉकर है, जो कि किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन ब्लॉकर are permanent and only needed to introduced into the well once when the captured antibody has been added। जो कैप्चर्ड एंटीबॉडी है जिसकी बाइंडिंग होनी है एंटीजन से, उसकी एडिशन के तुरंत बाद हम BSA की एडिशन करते हैं। क्यों, प्रोटीन क्या करता है, ब्लॉक करता है अनऑक्यूपाइड स्पेस को ऑन द सरफेस एंड ऑल्सो स्टेबलाइज द बायोमोलिक्यूल बाउंड टू द सरफेस, हेल्पिंग टू रिड्यूस द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि डीनेचुरेशन आपका हो सकता है क्योंकि आपका जो उसके अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी है वो प्रोटीन की फॉर्म में होंगे, तो उनकी डीनेचुरेशन होने से रोकेगा। बायोमोलिक्यूल बाउंड टू द सरफेस हेल्पिंग टू रिड्यूस other form of protein blocker include whole nature of serum and fish gelatin। तो the type of blocker chosen is also depend on the surface you are blocking। तो आप किस टाइप का कौन सा सरफेस ब्लॉक करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपने 2020 यूज करना है या आपने BSA यूज करना है। अब एक इमेज की हेल्प से बताया गया है कि व्हाट इज एलाइजा प्रिंसिपल, ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि नीचे ब्लू लाइन है, ये आपका ऐसे प्लेट हो गई जिसमें आप एलाइजा रन करवाओगे। जो आपका पिंक डॉट है ये आपका एंटीजन हो गया ऑफ इंटरेस्ट। जो इसमें येलो कलर के ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी है वो इससे आके अटैच होगी जब आपने सैंपल डाला। फिर आपने इसमें एंजाइम डाला, एंजाइम आपके पर्टिकुलर एंटीबॉडी की
बाइंडिंग साइट पे आके अटैच हो गया। फिर आपने सबस्ट्रेट डाला TMB, उसने क्या किया, सिग्नल किया किसकी फॉर्म में, कलर प्रोडक्शन की फॉर्म में। हाँ जी, डिफरेंट एंटीजन इन अ सैंपल। अब एक सैंपल में एंटीजन के शेप और साइज डिफरेंट हो सकते हैं, बाइंडिंग साइट सबकी अलग हो सकती है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग एक तरह से लॉक एंड की मैकेनिज्म की थ्योरी की तरह होती है। तो एक पर्टिकुलर एंटीजन की कोई एक स्पेसिफिक ऐसी बाइंडिंग साइट होगी जिसपे एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी अटैच होगी। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ जो थर्ड नंबर पे है, इसी पे प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच हुई है, क्योंकि जो बाकी तीन है इनके पास इसके लिए पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट है ही नहीं अटैचमेंट के लिए, तो इसलिए थर्ड नंबर पे अटैच हुई है। और जो बाकी हैं ये अनबाउंडेड है, तो ये वॉशिंग के बाद रिमूव कर दिए जाते हैं। फिर आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हो जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच होती है अलोंग विद एंजाइम। फिर आप सबस्ट्रेट डालते हो TMB। सबस्ट्रेट के बाद क्या होता है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ कलर विच वी कैन टेकन एज अ सिग्नल। हाँ जी, अब एक तरह से ओवरव्यू देखते हैं हम टेस्ट में होता क्या है। प्री कोटेड वेल है, फिर आपने इसमें सैंपल डाल दिया और उसको इंक्यूबेशन पे रख दिया। सैंपल में आपका एंटीजन एंटीबॉडी के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन मैट्रिक्स, तो उसको वॉशिंग के बाद पे हम रिमूव कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, आपने सैंपल एंड स्टैंडर्ड आर रिमूव। वॉशिंग के बाद सैंपल और स्टैंडर्ड रिमूव कर दिए और फिर आपने क्या करा, डिटेक्टर एंटीबॉडी डाली डिटेक्ट करने के लिए। फिर आपने कंजुगेट बफर डाला और उसको इंक्यूबेशन पे रखा। इंक्यूबेशन के बाद में आपने उसकी वॉशिंग करनी है, क्योंकि जब आपने पहले सैंपल में डिटेक्टिंग एंटीबॉडी डाली थी, जो बाउंड नहीं हुई है वो वॉशिंग के बाद रिमूव हो जाएंगी इसीलिए। और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सबस्ट्रेट डालना है, जिससे आपका क्या होगा, कलर का प्रोडक्शन होगा। और फिर आपने उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी रीड करनी है 450 नैनोमीटर पे। हाँ जी, इस इमेज में दिखाया हुआ है कि 8 चैनल माइक्रोपिपेट आप यूज करते हो। सिंगल चैनल भी होती है, 12 चैनल भी होती है, पर आप सिंगल चैनल का यूज कब करते हो, जब आप नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल की लेबोरेटरी में यूज नहीं कर रहे हो। मतलब जब आपकी लैब में हार्डली एक दिन में 1 या 2 सैंपल आते हैं एलाइजा के, तब सिंगल चैनल माइक्रोपिपेट यूज करी जाती है। और 8 चैनल क्यों यूज करी जाती है, जब आपकी लैब में जैसे कि नेशनल लेवल की, R&D लेवल की और ये इंटरनेशनल लेवल की लेबोरेटरीज होती हैं, इनमें आपके पास एक दिन में एक से ज्यादा सैंपल आते हैं। एक भी हो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कई बार 90 सैंपल भी होते हैं। जैसे कि आजकल है कोरोना का, इतना हर जगह इतना डर मचा हुआ है, कोरोना कोरोना, तो इस चीज में आज के टाइम पे एक लैब में कम से कम 20-20 25-25 से भी ऊपर सैंपल आते हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके भी ऐसे लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही आप जब हाई लेवल की बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं, उनमें आप एक टाइम पे एक से ज्यादा सैंपल को रन करवाते हो, और उसके लिए 8 चैनल माइक्रोपिपेट यूज करी जाती है। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और है कि टाइम की रिडक्शन होती है। प्रिकॉशंस क्या क्या आपने यूज करनी है, आपने हर बार एक नई माइक्रो टिप का यूज करना है। आप सेम टिप का यूज नहीं कर सकते किस चीज के लिए, जैसे कि आपने कोटिंग करनी है, कोटिंग के बाद आपने सैंपल डालना है, आपने ब्लॉकिंग बफर डालना है, आपने सबस्ट्रेट डालना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक टिप लोगे और उन सब सैंपल को डालोगे, नहीं। अगर आपने सैंपल डालना है तब आप नई टिप का यूज करोगे, फिर उसको डिस्कार्ड कर दोगे। अगर आपने बफर डालना है उसके लिए आप नई टिप लोगे, अगर आपने एंजाइम डालने हैं उसके लिए आप नई टिप लोगे, ताकि आपका जो एलाइजा ऐसे है वो काफी सेंसिटिव रहे और उसमें कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। प्रिकॉशन सेकंड, पहले तो हो गया कि आपने टिप चेंज करते रहना है। दूसरा आपका होता है वॉशिंग। आपने वॉशिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें 3 या 4 बार वॉशिंग होती है। और वो कैसे होगी, आपने डिस्टिल वाटर लेना है,
या फिर आप बफर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने ट्विन 20 बोला था, वॉशिंग बफर की फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने वॉशिंग बफर लिया, आपने जिन जिन जिस जिस आपने वेल में अपना सैंपल डाला हुआ है, आपने वहां पे क्या करना है, अपना वॉशिंग बफर डालना है उसके अंदर, और फिर उसको 4 से 5 बार अच्छे से फिल्टर पेपर पे या नैपकिन पे उसको टैप करना है, ताकि उसके अंदर का सारा लिक्विड बाहर निकल जाए अच्छे से। उसके लिक्विड के साथ साथ क्या होगा, आपका जो अनबाउंड एंटीजन्स होंगे, एंटीबॉडीज होंगे जो अटैच नहीं हुए हैं, वो आपके रिमूव हो जाएंगे। वॉशिंग क्यों कंपलसरी है, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो, आपकी सरफेस पे 5 एंटीबॉडी अटैच हो गई हैं, 2 आपकी क्या कर रही है, सॉल्यूशन में इधर उधर घूम रही है। इनको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप वॉशिंग करते हो, क्योंकि ये फर्दर आगे रिजल्ट्स के टाइम पे कंटेमिनेशन क्रिएट कर सकती हैं, और आपकी जब आप ऑप्टिकल डेंसिटी लेने जाओगे उस टाइम पे आपकी रिजल्ट्स एक्यूरेट रहे, उसके लिए वॉशिंग जरूरी है। अब हमारे पास 4 मेजर टाइप्स के एलाइजा होते हैं। पहला आपका इनडायरेक्ट, दूसरा आपका डायरेक्ट, थर्ड है आपका सैंडविच, फोर्थ है आपका कॉम्पिटिटिव। तो डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, these are considered the simplest form of ELISA. They are referred to as direct as the use of only one antibody is required for the detection process. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंटीबॉडी रिक्वायर्ड होती है। सिंगल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैंपल में एक ही एंटीबॉडी होगी, मतलब एक टाइप की एंटीबॉडी, सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी इज डायरेक्टली लेबल्ड विद कंजुगेट एंजाइम, और इसमें आपको अलग से एंजाइम डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब बाउंडेशन के लिए इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हो, उसके साथ ही आपका एंजाइम अटैच होता है डायरेक्ट एलाइजा में। प्रोड्यूसिंग जो उसमें सैंपल में डालने के बाद क्या करता है आपका, प्रोड्यूसिंग अ कलर चेंज व्हेन द सबस्ट्रेट इज एडेड। प्राइमरी एंटीबॉडी डाली आपने अलोंग विद एंजाइम, उसके बाद आप क्या डालते हो, सबस्ट्रेट, तो क्या करेगा, सिग्नल की फॉर्म में क्या चेंज करेगा, कलर। नो सेकेंडरी एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई सेकेंडरी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। व्हेन टेस्टिंग फॉर द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट within the sample, a blocking agent must be also used such as BSA to block off any other potential binding site. एक पर्टिकुलर एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए ही डायरेक्ट एलाइजा लगाया जाता है, और इसमें साथ में एक ब्लॉकिंग एजेंट डाला जाता है, ताकि जो एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट होंगी एंटीजन की, वो ब्लॉक हो सके। डायरेक्ट एलाइजा किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं हम, क्वांटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एनालाइट्स लाइक एंटीजन्स हो गए, लाइक पर्टिकुलर एंटीबॉडी हो गई, आपकी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और पेप्टाइड्स, इन सब की डिटेक्शन के लिए। जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है, नीचे रेड डॉट आपका एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है, आपने सैंपल डाला, सैंपल के, ये आपके सैंपल के अंदर है एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, फिर आपने क्या डाला, एंटीबॉडी डाली अलोंग विद एंजाइम लिंक्ड। उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर साइट पे बाइंडिंग करी, बाइंडिंग के बाद आपने लास्ट में क्या डाला, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बाद उसने डायरेक्टली क्या किया, थोड़े टाइम बाद इंक्यूबेशन पे रखने के बाद उसने अपना कलर चेंज किया, जो किस चीज का इंडिकेशन है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। कई बार फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं, बट सिग्नल यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट के लिए, कलर चेंज, क्योंकि पहले आप देख रहे हो आपके सैंपल ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर नहीं है इसका, और लास्ट में इसका कलर चेंज हुआ है सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद। सेकंड आपका आता है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा क्यों यूज करते हैं, यूज ऑफ टू, इसमें 2 टाइप्स की एंटीबॉडी यूज होती हैं, इन्वॉल्व ऑफ 2 स्टेप प्रोसेस इंक्रीजिंग द टाइम इन्वॉल्व। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले में हम सिर्फ एक सिंगल टाइप की एंटीबॉडी यूज कर रहे थे, उसको एंजाइम के साथ ही हमने इंजेक्ट किया, बट इसमें टाइम क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम पहले इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, फिर हम इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट इज फर्स्ट कोटेड ऑन द प्लेट। एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है मतलब जो आपका सैंपल है वो प्लेट के वेल पे कोट कर दिया है। द प्राइमरी एंटीबॉडी विल देन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द वेल। प्राइमरी एंटीबॉडी आपकी क्या होगी, वेल के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करनी है,
specifically bind to the antigen of interest if present in the well. अगर उस एंटीबॉडी के इंटरेस्ट का कोई एंटीजन वेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे बाउंड होगी अपनी स्पेसिफिक साइट पे। फॉलोइंग दिस द सेकेंडरी एंटीबॉडी विल बी इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंडरी एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करनी है। दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी विल हैव बीन प्रीवियसली लेबल्ड, क्योंकि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये पहले से ही लेबल्ड होगी, नोन होगी विद एंजाइम फॉर डिटेक्शन। The secondary antibody will be bind to the primary antibody. Secondary antibody primary antibody से bind होगी। The concentration of antigen can be determined depending upon the change in color. The more antibody bound to the antigen, the greater the color change, as less will be removed following the wash cycle. क्योंकि जो आपने एंटीबॉडी डाली है प्राइमरी और सेकेंडरी, जो अनबाउंड एंटीबॉडीज होंगी वो हर एक वॉशिंग स्टेप के बाद रिमूव होती जाएंगी। तो जितनी ज्यादा एंटीबॉडी बाउंड होंगी उतना ही ग्रेटर द कलर ऑफ चेंजेस, जो कलर का चेंज आएगा वो उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि हर स्टेप पे जो अनबाउंड है वो तो रिमूव होती जाएंगी, तो आपका कलर एक्यूरेट आएगा बिल्कुल। अब ये पिक्चर है इनडायरेक्ट एलाइजा की, और ये कॉमनली किस चीज के लिए यूज होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट serum antibody against HIV infection which can be detected within 6 week of infection। पहले आपका एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट कोट किया हुआ है, आपने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, उसने आके एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड किया, देन आपने क्या किया, लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, वो आके प्राइमरी एंटीबॉडी से आपकी अटैच हो गई। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट ने रिएक्शन किया एंजाइम के साथ टीएमबी ने, और उसने क्या किया, आपका कलर चेंज किया सॉल्यूशन का। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या होता है, क्या होगा, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो कंपटीशन, तो मोस्ट ऑफन यूज टू डिटरमाइन स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड्स, हार्मोन्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स। larger molecule also be detect, however the larger concentration would be required। अगर आपके मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपको डिटेक्शन के लिए भी कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी अपने रिएजेंट्स की। क्यों बोला है इसमें, जैसे कि कंपटीशन जितना ज्यादा कंपटीशन, जितने ज्यादा एंटीजन या एंटीबॉडी होंगे, आपको उसी के अगेंस्ट उतने ही अमाउंट में अपना रिएजेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके सैंपल में फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 4 टाइप के एंटीजन हैं, और आप आप सैंपल डाल रहे हो, या आपने जो रिएजेंट डाला है उस रिएजेंट में सिर्फ 3 टाइप्स की एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया। या 3 से ज्यादा आपने, जैसे कि मान लीजिए आपके सैंपल में 7 या 8 टाइप की एंटीबॉडी है, बट आपके पास एंटीजन क्या है, सिर्फ 4 टाइप के, तो अब इनमें कंपटीशन होगा। जिस एंटीजन के पास स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होगी उस एंटीबॉडी के लिए, वो ही उस पे आके अटैच होगी। तो competitive ELISA follow the principle that sample antigen of interest and an enzyme conjugate version of the same antigen will compete with each other for limited number of specific antibody binding sites। मतलब सैंपल एंटीजन, जो आपके सैंपल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, और एंजाइम कंजुगेट, जो एंजाइम कंजुगेट है उसके एंजाइम कंजुगेट ऑफ द सेम एंटीजन will compete each other for limited number of specific antibody binding site। आपकी जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है उसके लिए 2 चीजें कंपीट करेगी, एक तो आपका सैंपल का एंटीजन, और दूसरा आपका एंजाइम कंजुगेट है जो उनके इंटरेस्ट के एंटीजन है, वो दोनों क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। अनदर मेथड कैन बी एंटीबॉडी, अनदर मेथड कैन बी द, दूसरा मेथड क्या होगा आपका, एंटीबॉडी कंपीट द टारगेट साइट ऑन द बाउंड एंटीजन। एंटीबॉडी आपकी क्या करेगी, कंपीट करेगी किससे, टारगेट साइट से, जो कि आपका एंटीजन से बाउंड है ऑन द वेल ऑफ प्लेट। labeled antibody will compete for binding sites with the antibody within the sample। ऐसा भी दूसरा मेथड ये भी है कि आपके सैंपल के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है पहले से ही, और आपने जो
लेबल्ड एंटीबॉडी डाली हैं वो भी compete कर सकती हैं एंटीजन के लिए, कि आपकी ज्यादा सैंपल की एंटीबॉडी अटैच होंगी एंटीजन से या आपकी लेबल्ड एंटीबॉडी। तो when detecting the concentration of antibody in a sample, the lower the signal produced from the assay, higher the level of specific antibody within the sample। अगर आपका सिग्नल कम प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके सैंपल के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाइयर द लेवल ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का लेवल काफी हाई है, वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है, जो इमेज के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया हुआ है, द नॉन लेबल्ड एंटीबॉडी विल compete for the binding with the antigen pre-coated to the well if more of the antibody in the sample is able to bind। अगर सैंपल के अंदर एंटीबॉडी ज्यादा है जो बाइंड हो सकती है, दिस विल रिजल्ट इन द मोर ऑफ द लेबल एंटीबॉडी बीइंग रिमूव्ड, क्योंकि हर स्टेप पे वॉशिंग होगी। तो अगर हर बार प्राइमरी एंटीबॉडी है वो एंटीजन से अटैच होंगी तो वो लेबल्ड एंटीबॉडी को अटैच नहीं होने देंगे, वो कोई भी स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड नहीं करवाएंगी उनको अटैचमेंट के लिए। तो हर साइकिल पे लेबल्ड एंटीबॉडी रिमूव हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका कलर बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या हो गई, प्राइमरी एंटीबॉडी की बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया। फॉर लेबल्ड एंटीजन दिस फॉलोज द सेम प्रिंसिपल। और अगर आपने लेबल्ड एंटीजन डाला है इसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ, पहले एंटीबॉडी कोट करी हुई है और आपने लेबल्ड एंटीजन और एंटीबॉडी को डाला। हाँ, मेन थिंग जो मेन बात जो मैं इसमें बताना भूल गई, कंपटीशन कब होगा, जब आप एंटीजन या फिर सैंपल और लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी को इकट्ठा डालोगे। जैसे कि इसमें दो तो दिखाई हुई है आपकी बाउंडेड सॉरी ये एंजाइम से लिंक्ड एंटीजन और तीन आपके हैं अनलिंक्ड अननोन जो आपका सैंपल है। तो इनमें से जिसके लिए सबसे ज्यादा सबसे हाई अमाउंट में स्पेसिफिक साइट होगी वो अटैच होगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो थर्ड पोजीशन में क्या है कि दो के पास एंटीबॉडी अटैच, दो एंटीजन वो अटैच हो गए एंटीबॉडी से, एक जो आपका एंजाइम वाला था वो अटैच हो गया, आपके दो रह गए, आपने वॉश किया वो रिमूव हो गए, फिर आपने सबस्ट्रेट डाला, आपका कलर बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी तो हमने डाली नहीं है। कंपटीशन इसमें क्या हो गया, जो इसमें अननोन एंटीजन था उसने एंटीबॉडी को घेर लिया, अटैच हो गया, स्पेसिफिक साइट पे अटैच हो गया, और इसमें एंजाइम लिंक्ड सिर्फ एक पे अटैच हुआ, तो इसका कलर बहुत कम आएगा। अगर इसमें दो एंटीजन की जगह ये एंजाइम लिंक्ड एंटीजन अटैच होते तो इसका कलर काफी डार्क होता, मतलब आपका टेस्ट काफी सेंसिटिव होता। अब आपका आता है सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में क्या होगा, सैंडविच एलाइजा आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलाइजा। टू स्पेसिफिक एंटीबॉडी आर यूज्ड टू सैंडविच द एंटीजन। बीच में एंटीजन, एक एंटीबॉडी ऊपर एक एंटीबॉडी नीचे, ये आपका सैंडविच एलाइजा होगा। कॉमनली रेफर टू एज मैच्ड एंटीबॉडी पेयर। कैप्चर्ड एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन अ माइक्रोप्लेट, sample is added and protein of interest bind and is immobilized on the plate. Conjugated detection antibody is then added and bind to the additional epitope on the target protein। जो आपका पहले एंटीजन अटैच हुआ है एंटीबॉडी से वही आपका टारगेट प्रोटीन होगा। एक जगह से वो आपका जो कैप्चर्ड एंटीबॉडी है उससे अटैच हो गया और दूसरी जो उसकी स्पेसिफिक साइट होगी उससे क्या अटैच होगा, आपका कंजुगेट डिटेक्शन एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, तो सबस्ट्रेट इज एडिड एंड प्रोड्यूस द सिग्नल that is proportional to the amount of analyte present in the sample. Sandwich ELISA are highly specific since two antibody are required to bound to the protein interest। तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसमें एक कम से कम दो एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है प्रोटीन को कैप्चर करने के लिए, आपका जो एंटीजन उसको कैप्चर करने के लिए, कलर प्रोड्यूस करने के लिए। ये नहीं है कि आपने
एंटीजन डाला है उस पर प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच होगी, फिर सेकेंडरी बॉडी किस पे अटैच होगी, प्राइमरी वाले पे, वो सैंडविच नहीं होगा। सेम एंटीजन पे एक साइड पे प्राइमरी अटैच होगी, एक साइड पे आपका कंजुगेट डिटेक्शन एंटीबॉडी अटैच होगी, तब जाके आपका कलर प्रोड्यूस होगा सबस्ट्रेट डालने के बाद। सैंडविच एलाइजा की पिक्चर आप देख सकते हो, आपने पहले कैप्चर्ड एंटीबॉडी लगाई हुई है सरफेस पे, आपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंजेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, फिर आपने कंजुगेट एंटीबॉडी डाली अलोंग विद एंजाइम, वो क्या हुई, अब इसमें देख रहे हो कि एंटीजन के एक साइड पे प्राइमरी है, एक साइड पे सेकेंडरी है, तो यहाँ पे सैंडविच की फॉर्मेशन हो रखी है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके सैंपल के साथ दो चीजें कॉमन डलेंगी, एक होगा पॉजिटिव कंट्रोल, एक होगा नेगेटिव कंट्रोल। उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव in your immunoassay help to verify that assay was run properly and everything is performing accurately. Positive ELISA control क्या होगा? Positive ELISA control can be recombinant or natural sample that you know you will be detectable in the assay. Positive control help to show that a negative sample is truly negative. पॉजिटिव कंट्रोल क्या दिखाएगा कि अगर आपके सैंपल का कलर चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो ट्रूली नेगेटिव है। द स्टैंडर्ड कर्व इज वन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल एंड यू कैन कंपेयर योर रिजल्ट टू द स्टैंडर्ड कर्व। एक स्टैंडर्ड कर्व दी जाती है साथ में, ताकि आपका जो पॉजिटिव कर्व की पॉजिटिव कंट्रोल की एक स्टैंडर्ड कर्व दी जाएगी साथ में, और आपका जो टेस्ट सैंपल की कर्व होगी आप उसको मैच कर सकते हो उसके साथ, ताकि योर रिजल्ट टू द स्टैंडर्ड कर्व डाटा दैट इज प्रोवाइडेड इन योर प्रोडक्ट इंसर्ट, जो आपने प्रोडक्ट इंसर्ट किया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, उसकी जो कर्व आएगी आप उसको रिजल्ट लेने के बाद किससे मैच करके देखोगे? स्टैंडर्ड कर्व ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल। गॉट इट? नेक्स्ट आपका है नेगेटिव एलाइजा कंट्रोल। नेगेटिव एलाइजा कंट्रोल क्या होता है? help to verify that you are not obtain any false positive result, कि आपका कोई false positive result नहीं आया है, आप truly positive हो। और non specific binding, use a sample that you know will does express the protein you are measuring. If you are quantitating a cell culture supernatant, a good negative control would be to test your cell culture media. रिजल्ट कैसे देखोगे? आपके पास एक प्लेट की पिक्चर दिखाई हुई है सिंगल रो की। पहले इसमें आपका जैसे 3 सैंपल के पेशेंट है, पेशेंट ए बी सी, सी के साथ में आपका एसए कंट्रोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो सी पेशेंट आपका क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जो आपका पॉजिटिव कंट्रोल दिखाया हुआ है इसमें उसका और सी पेशेंट का कलर सेम है सैंपल का, तो पॉजिटिव कंट्रोल हो गया। किस चीज में हेल्प मिली हमें ये जानने में कि इसका ये ट्रूली नेगेटिव नहीं है, ये ट्रूली पॉजिटिव है। अब एक पिक्चर दिखाई हुई है 1 मिनट आफ्टर द एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट डालने के 1 मिनट के बाद की रीडिंग और सबस्ट्रेट डालने के 10 मिनट के बाद की रीडिंग। अगर आप लेते हो दोनों के सैंपल की ऑप्टिकल डेंसिटी में काफी फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के बाद आपका जो कलर आया हुआ वो काफी प्रॉपर आया हुआ है। हाँ जी, अब आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन क्या क्या है, किस किस फील्ड में आप एलाइजा ऐसे का यूज कर सकते हो? पहला आपका हो गया रिसर्च। रिसर्च में आप साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स के डिटेक्शन के लिए इम्यून रिस्पॉन्स लाइक फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में, टॉक्सिन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए। हेल्थ केयर में आप किसके लिए यूज करते हो? डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन होंगे जैसे कि वायरस में इबोला, HIV, जीका। कैंसर के लिए यूज कर सकते हो, बैक्टीरिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी। फिर आपका आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग डेवलपमेंट के लिए, टॉक्सिकोलॉजी डिटेक्ट करने के लिए। फूड इंडस्ट्री में आप इसका यूज कर सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन्स के लिए,
टॉक्सिन सब्सटेंसेस के लिए, पैथोजेंस के लिए, एलर्जेंस के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इन पीनट्स और ग्लूटेन। मिलिट्री डिफेंस में पैथोजेंस के लिए फॉर एग्जांपल डिजीज स्मॉल पॉक्स, टॉक्सिन्स, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन आ गया है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं इसमें, पहला आपका है एलाइजा प्लेट शेकर। जो आपने प्लेट में सैंपल लगाया हुआ है, उसको रिएक्शन होने के लिए, इंक्यूबेशन के लिए आप शेक करते हो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। वो आप किस चीज पे करते हो? एलाइजा प्लेट शेकर पे। और ये कंपलसरी है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए, सैंपल को मिक्स होने के लिए रिएक्शन होना कंपलसरी है, वो शेकर पे करी जाती है। फिर आपका आता है एलाइजा रीडर। शेकिंग के बाद आपने एंजाइम डाल लिया, आपने सबस्ट्रेट डाल लिया, आपका कलर प्रोड्यूस हो गया, उसको आप रीड कैसे करोगे? एलाइजा रीडर की हेल्प से। इसमें जो यहाँ पे ब्लू बॉक्स दिखाया हुआ है आपके राइट कॉर्नर में, इसके अंदर प्लास्टिक की क्यूवेट लगाई जाती है सैंपल डाल के। इसको बंद करोगे, ब्लू स्क्रीन पे आपका पहले से ऑप्टिकल डेंसिटी सेट करी होती है 450 नैनोमीटर पे। तो जो आपके सैंपल की ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो इसकी स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, और आप अपने रिजल्ट का प्रिंट भी ले सकते हो। अब आपका आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एलाइजा। एडवांटेजेस क्या होंगे? हाईली सेंसिटिव है, ऐसे नो नीड फॉर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। रिएजेंट्स आर इनएक्सपेंसिव एंड हैव अ लॉन्ग सेल्फ टाइम, काफ़ी टाइम तक आप इनको स्टोर कर सकते हो रेफ्रिजरेटर में। नो डिस्पोजल प्रॉब्लम और हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ रेडिएशन, जो आप इसको डिस्कार्ड करते हो, वॉशिंग करते हो इसके अंदर रिएजेंट्स और बफर डाल के, एंजाइम्स डाल के, उनसे किसी भी टाइप की हार्मफुल रेडिएशन क्रिएट नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या होगी एलाइजा की? कुछ सम स्पेसिमेन में कंटेन नेचुरल इनहिबिटर, size of enzyme may be limiting factor in the design of some assay, non-specific binding or sensitivity of enzyme to the temperature. Thank you. If you have any query, please ask in comment section.